अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज टी2 में हमारे साथ शरीक हैं आपकी जानी पहचानी, हम सबकी जानी पहचानी इनका मैं क्या इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। थिएटर की अदाकारा हैं, टेलीविज़न पे काम किया है, फिल्म पे काम किया है और बाकी जो कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं उसका रेडियो पे भी काम किया रेडियो पे भी काम किया है। तो जो आज जो कुछ इन्होंने किया है, आज सारा कच्चा चट्ठा सामने लाने की कोशिश की। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि जो आपकी टेलीविज़न पे पहली अपीयरेंस हुई वो भी जन नाट्य मंच के नाटक की मैं ज़रिए ये हुई। हमेशा कहती हूँ कि सफदर हाशमी विल नॉट लीव यू अगर आप या उनके साथ जुड़ गए किसी उस पे तो वो कभी ना कभी he'll keep popping up in your head और he'll keep popping up in your work और some तो जब हम औरत करते थे हम कुम्हारवाड़ा में कर रहे थे औरत और वापस आके फिर मैंने थिएटर इन इन राउंड ही करना शुरू कर दिया था सही। बाकी लोगों के साथ भी बहुत मुश्किल होती थी सबको उसके साथ एडजस्ट करने में तो 8 मार्च का जब प्रोग्राम हो रहा था तो फ़हमीदा नसरीन एक प्रोग्राम करती थी आधी दुनिया के नाम से वो विमेन इश्यूज़ पे बेनज़ीर गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम 7 बजे की टाइमिंग पे स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा कि हम 8 मार्च के लिए तुम्हारा ये खेल हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा जी वो आ गए न्यूज़ के कैमरास लेके कुम्हारवाड़ा पहुंच गए 104 बुखार था मुझे याद है मुझको और जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड कैसे होगा अब अपने तौर चारों पर तरफ से चारों कैसे? तरफ से हाँ। कहाँ से पकड़ूं मैं और उन्होंने कोशिश तो की लेकिन ऑडियो की भी प्रॉब्लम्स थे सही। सारे विजुअली भी हाँ। उसको फिर जोड़ें कैसे उसे दिखाएं कैसे कि क्या हो रहा था उनको भी समझ में नहीं आया उनके लिए नया था एक्सपीरियंस तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा खेलता और तो बहुत ज़रूरी है करना और आप टेलीविज़न पे आ जाएं और हम यहाँ सेंटर में करेंगे और मेरे शायद एग्ज़ाम्स होने थे या प्रैक्टिकल्स हो रहे थे या कुछ था जो बहुत एक पसूड़ी पड़ी हुई होती है ना एक ज़माने में वो वाला वक्त था तो मैंने कहा भाई ये क्या है मैं नहीं जाऊंगी तो अब्बू ने कहा कि नहीं जाना चाहिए मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी है और टेलीविज़न पे इस तरह का काम कहाँ हो पाएगा कभी या कहाँ हो तो कहाँ रसाई हो पाएगी तो आप लोगों को जाना चाहिए मैं भी थी उसमें अरीब भी था यासीन भी था मेरा भाई भी था अहमद और हम सब बच्चे बच्चे ही कर रहे थे वो मतलब ये जूनियर ग्रुप था दस्तक दस्तक का। जूनियर्स थे हाँ सारे तो चले गए हम उफ मेरी ज़िंदगी का सबसे बोरिंग एक्सपीरियंस था वो मैंने क्रिब किया वापस आके 20 मिनट का प्ले 3 दिन में रिकॉर्ड हुआ सेट चेंज होते थे पहले मुझे बच्चा बनाया फिर मुझे बुढ़ा बनाया झुर्रियाँ डाली फिर मुझे इट वाज जस्ट टेरेबल जिसकी कभी आप परफॉर्मेंस में, लाइव परफॉर्मेंस में कभी करती ही नहीं होंगी, ज़ाहिर है बुड्ढा नहीं बनाने की नहीं कोई ज़रूरत नहीं कुछ ज़रूरत ही नहीं है बट दैट्स द थिएटर ऑफ नहीं। थिएटर, मैजिक के हाँ। मैंने कहा मैं बच्ची हूँ आपने माना मैं बच्ची हूँ माननी मैंने बच्ची। कहा मैं बूढ़ी हूँ आपने माना मैं बूढ़ी हूँ सही। मैंने कहा मैं बाग में हूँ आपने माना मैं बाग में मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ आपने माना मैं स्कूल में यही तो जादू है यही तो जी। रिलेशनशिप है और टेलीविजन रेट लाइक व्हाट इज हैपनिंग खैर बहुत बोर हुए बहुत मैंने कहा लाहौल वाला सबसे मेरी ज़िंदगी का ख़राब एक्सपीरियंस है मैं कभी नहीं जाऊंगी टीवी पे वापस लेकिन बस वो ऐसे ही बंदा कुछ भी कह दे इससे क्या फ़र्क पड़ता सही। है फिर दोबारा थिएटर ही हो रहा था यास्मीन इस्माइल कराची में बच्चों का थिएटर किया करती थी जो ग्रिब्स थिएटर के के नाम से प्लेस थे जिसमें वो एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, म्यूजिक भी करते हैं खालिद थे खालिद, खालिद हाँ अनम के खालिद अनम साहब। सजीर थे ये सब अब टेलीविज़न पे आपको देखते हैं यास्मीन इस्माइल उसको डायरेक्ट किया करती थी इमरान असलम उसको उसकी एडेप्टेशंस किया सही। करते थे वो बहुत ही पंजेंट पॉलिटिकल उनका ह्यूमर था और उसमें मरीना ने भी कुछ कैरेक्टर्स किए थे उसमें बहरोज़ भाई ने भी कुछ कैरेक्टर्स किए हुए थे उसमें इमरान जो अब फैशन डिज़ाइनर और काफ़ी कुछ करते हैं वो और कोरियोग्राफी भी करते हैं वो भी होते थे उसमें तो एक कैरेक्टर था जो मरीना ने किया था मरीना उस वक्त अवेलेबल नहीं थी शायद बाहर गई थी पढ़ने के लिए तो यास्मीन ने मुझे देखा वो औरत की रिकॉर्डिंग में तो उन्होंने कहा भाई हम ये थिएटर प्लेस टेलीविजन पे कर रहे हैं तुम तो थिएटर का बच्चा हो तुम मुझे मना नहीं कर सकती जो उनके प्लेस मुझे असबर थे क्योंकि वो पीएससीसी में होते थे हम तो जा जा के आगे बैठ बैठ के वो तो जुमले से पहले जुमला बोल रही होती थी और उनके साथ गाने भी गा रही होती थी तो वो मुझे याद थे मैंने कहा हाँ ये तो मैं करूँगी ज़रूर वो एक्सपीरियंस भी मेरे लिए यूँ ख़राब था कि जो उसके डायरेक्टर थे यकीनन उनको ना बच्चों के साथ काम करने की आदत थी नए लोगों के साथ नहीं थी या वो पुराना टेलीविज़न का एक रवैया चला आ रहा था कि भाई आप थोड़ा सा
और इसकी मुझे आदत नहीं थी कि मतलब तजलील करके तो कोई मेरे एक लफ्ज़ नहीं निकलवा सकता मेरे मुंह से। तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी उससे, लेकिन उस वक्त जो साथी थे वहाँ, खालिद साहब थे, उन्होंने बहुत दिलजोई भी की। ज़ाहिर है बच्ची थी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, सही हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करो। यास्मीन ने बहुत ज़्यादा बद्दो थी उस प्ले में। फिर मैंने उनके साथ 2-3 प्लेस किए, तो वो दोनों एक्चुअली जो पहले एक्सपीरियंसेस थे, पहली अपीयरेंसेस जो थी, फिर मैं कंफर्टेबल हो गई कैमरे के साथ। और क्योंकि उस वक्त तो टेलीविजन, पीटीवी, स्टूडियोज, 2 कैमरे, 3 कैमरे, बस मोर और लेस लाइक थिएटर। सही। आप एक पूरा सीन रिहर्स करते थे, आपको मूव्स बता देते थे, चलो वो एंड पूरा देन यू होता डिड था इट। हाँ। एटलीस्ट। तो वो मुझे आता था करना। कैमरे फेसिंग वगैरह नहीं करनी आती थी, जो आज तक भी नहीं आती एक्चुअली। मैं आई डोंट केयर अबाउट द कैमरा, इट्स योर प्रॉब्लम, प्लीज फिक्स इट। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ। सो दस्तक काइंड ऑफ स्टॉप्ड फंक्शनिंग इन अ वे टुवर्ड्स 89, जब डेमोक्रेसी आ गई, कई सारे और पॉलिटिकली इश्यूज क्रिएट हो गए। तकरीबन उसी दौर में आपने टेलीविज़न में ही कदम रखा। ये बात दुरुस्त है? कुछ आगे है ना पीछे आगे पीछे? और कथा अभी फॉर्म होने में वक्त था, नहीं नहीं, काफी वक्त था। है ना? कथा तो 90। ठीक है, तो फिर हम हाँ हाँ। टेलीविज़न के हवाले से ही बात करते हैं। तो जो आपने बताया कि आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होना शुरू हो गई, देन योर फर्स्ट मेजर सीरियल वाज आहट, राइट? माय फर्स्ट सीरियल वाज तपिश, तपिश। which was again on student politics. एंड दैट I वाज was not I was not part of the whole political scenario. I was just playing a supporting character. अब्बू भी थे उसमें। एंड मैं अक्सर कहती हूँ, माई क्लेम टू फेम इज़ दैट माई हेयर लुक्स लाइक रुबीन अशरफ। तो इसलिए मुझे कास्ट किया गया एज अ सिस्टर। फिर उसके बाद मैं एनटीएम पे गई टू बी एबल टू डू थिएटर। मुझे पैसे चाहिए थे ना, और जब भी मैं हर वक्त एक भिखारी की तरह पैसे दे दो, पैसे अब किराए के पैसे दे दो, अब खाने के पैसे दे दो, पॉकेट मनी हमारी नाकाफ़ी थी। तो ट्यूशन्स पे मतलब सॉरी, आप थिएटर करने की गरज से एनटीएम गई कि मुझे वहाँ पे कुछ काम मिल जाए ताकि मैं नहीं थिएटर नहीं नहीं करने? नहीं नहीं, समझा नहीं मैं बात। जॉब करने के लिए एनटीएम गई। ओके। एनटीएम जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक अखबार में इश्तिहार दिया कि हमें अनाउंसर्स की ज़रूरत है। तो अम्मी ने मुझे कहा कि भैया तुम हर वक्त जो पैसे मांगती रहती हो, ये जॉब है, ये कर लो। तो थिएटर करने के लिए तो कभी पैसे नहीं होते तुम लोगों के पास, कुछ तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा। खाली वक्त में क्या करती हो? और ट्यूशन से वाकई ट्यूशन एक तो सर खपाने का काम था। नालायक बच्चों के दिमाग में 2 दूनी 4 ठूसो। ये मेरा गैलीलियो का डायलॉग है। मैं गैलीलियो का क्या था डायलॉग? मैं इन कूड़ मगज़ों के दिमाग में कब तक ठूसता रहूं कि 2 मुतवाज़ी लकीरें कभी नहीं मिलती। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो मैंने कहा हाँ यार, ये आसान काम है, कॉलेज की पढ़ाई भी मेरी साथ आराम से होती रहेगी, चंद घंटों का काम है, स्टूडियो भी मेरे कॉलेज से करीब था, मैं कर सकती हूँ आराम से। तो मैं गई, ऑडिशन दिया, हो गया। तो मैं कराची सेंटर की एनटीएम की पहली अनाउंसर थी। सो आई ओपन ट्रांसमिशन फॉर एनटीएम। तो वो नौकरी मैंने इसलिए की, 3,000 रुपये मिलते थे और कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। अय्याशी की कोई हद नहीं थी। जिस दिन तनख्वाह मिलती थी हम रिक्शा में जाते थे। क्या और बात हम है। अच्छा खाना खाते थे। और थिएटर करते थे, उसी से हमारे अखराजात पूरे होते थे। तो उस वक्त भी एक्चुअली थिएटर कंटिन्यू जी जी, चल रहा मैंने था वक्तन टेलीविज़न फवक्तन? किया ही हमेशा सिर्फ थिएटर करने के लिए था। वो तो प्रोफेशन किस तरह बन गया आई डोंट नो, बस बनता चला गया। अदरवाइज ऐसा इरादा नहीं था। तो पहले भी प्लेस इसीलिए किए थे ताकि थिएटर करती रहूं, चलो ये पैसे आते रहेंगे तो थिएटर करती रहूंगी। और चूंकि पढ़ाई साथ साथ चल रही थी और फिर काफ़ी अरसे तक चलती रही, तो 98 तक चलती रही। तो सही। मेरे लिए वो आसान था निस्बतन। तो अब थोड़ा सा कुछ इसके हवाले से बात कर ली जाए। एक तो ये कि आहट के हवाले से तो आहट तो लोगों को याद है ही वैसे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आहट मिलने की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, अगर आप कहें तो मैं सुना देती हूँ जल्दी बिल्कुल अभी से। सुनाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं फिर सिर्फ उस जगह पे आ रहा हूँ। आपने पहले एज एन एक्टर जो काम करना शुरू किया वो दस्तक के लिए मोस्टली करना शुरू किया, और एक ख़ास ट्रेनिंग रही होगी आपकी उस वक्त एज एन एक्टर, नॉट जस्ट एज अ
कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और फिर उसमें जो फ़र्क आपने, जो कि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आप सफदर हाशमी साहब के साथ, जो उसमें फ़र्क आया, और फिर तीसरा स्टेप जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो आपने फिर टेलीविज़न के साथ कैसे एडजस्टमेंट की। बड़ी दिलचस्प बात की है आपने। दस्तक का जो स्टाइल था प्रोसीनियम का वाज वेरी, प्रोसीनियम भी मतलब एक बुनियादी तौर पे हम, ये हमारी हम लोग आम तौर पे बहुत हाँ इस्तेमाल करते हैं ना, तो प्रोसीनियम भी बुनियादी तौर पे एक तरफ ऑडियंस बैठी है, हाँ एक तरफ स्टेज पे जो स्टेज पे परफॉर्मेंस हो परफॉर्मेंस रही की है, बीच में पर्दा वर्दा है, हाँ उसको हम प्रोसीनियम। उसको हम प्रोसीनियम कहते हैं। और वो भी एक ख़ास तरह का प्रोसीनियम, वो बहुत प्रोनाउंस्ड, बहुत बड़ी मूवमेंट, यू नो, लार्जर देन लाइफ ट्रेनिंग हुई हुई थी, आवाज़ भी वैसे ही बनी हुई थी, थ्रो भी वैसे ही बनी हुई थी। एक तो शदीद नॉन अकूस्टिक फ्रेंडली ऑडिटोरियम्स में हम परफॉर्म कर रहे थे, तो वो अच्छी बात ये हुई कि जब मैंने वो थिएटर करने के बाद, जब मैंने, अच्छा हम जब स्ट्रीट थिएटर भी करते, जिसको हम अपने तय स्ट्रीट थिएटर कह रहे थे क्योंकि वो औरत खेल लिखा इस तरह गया था, करते हम उसे प्रोसीनियम की तरह थे, और हमारी मूवमेंट भी वैसी ही थी, और हमारी अब आवाज़ भी वैसे ही थी, बोलना चालना भी वैसे ही था। अच्छी बात ये हुई कि स्ट्रीट थिएटर जब मैंने सफदर के साथ किया, जननाट्य मंच के साथ किया, तो वो पहले ही ब्रेक हो गया, क्योंकि वो इतना नेचुरल था, वो नौटंकी का स्टाइल था, उसमें म्यूजिक भी था, उसमें यू कुड सडनली ब्रेक इनटू अ सॉन्ग एंड देन यू नो गेट बैक, यू कुड चेंज कैरेक्टर्स, यू वर फ्लिपिंग, यू वर डूइंग, यू नो, यू डूइंग सो मेनी थिंग्स विद इन अ परफॉर्मेंस। तो वो पहले ही ब्रेक हो गया था। तो जब टेलीविज़न पे आई तो वो स्टाइल अडेप्ट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, आवाज़ अडेप्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे गले में यहाँ दर्द होता था जब मैंने आहट किया, बिकॉज रबिया इज़ अ वेरी सबड्यूड कैरेक्टर, वो बहुत धीमा बोलती है, जी। मैं ज़रा सा ऊंचा बोलती थी तो आवाज़ में एक फोर्स आती थी जो बार नहीं बार चाहिए। सायरा मुझे कहती नहीं नहीं चाहिए। लाइक मैं रोती थी घर जाके कि क्या हो रहा है मुझे, बिकॉज मेरे सर में दर्द होता था उससे, आवाज़ दबाने से। फिर चाहे वो प्रोसीनियम था या स्ट्रीट था, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी वॉज माई टूल, बॉडी वॉज समथिंग दैट वॉज ट्रांसमिटिंग एवरीथिंग दैट आई वॉज फीलिंग। अगर मुझे गुस्सा है तो माई बॉडी वॉज सेइंग, आँख थोड़ी कह रही थी, मेरी आवाज़ कह रही थी या मेरी बॉडी कह रही थी कि मैं गुस्से में हूँ, या मैं खुश हूँ, या मैं परेशान हूँ, व्हाटएवर। जब वो, अगर मुझे मुड़कर आपको देखना है तो मैं एक, यू नो, एक पूरा घूम के, मूवमेंट हाँ। है पूरी मेरी, और बॉडी उसी तरह ट्रेन थी। जब आप कैमरे के लिए घूमते हैं या आप कैमरे के लिए देखते हैं, या वो इतनी सी मूवमेंट होती है, आपको अपनी हील्स पे घूमना है। उसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ दिमाग में बिठा ली। जब मैं छोटी थी तो मैं घनश्याम साहब के डांस स्कूल में जाती थी, एंड यू वर टॉट टू ट्वेल ऑन योर हील्स। तो मैं अपने दिमाग में ना, आई वुड ट्वेल ऑन माई हील। सही। तो आई वुड, जब वो मुझे अभी भी जब मुझे लगता है ना कि यार ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस बॉडी मूवमेंट में, आई थिंक डांस, बिकॉज डांस गिव्स यू, पता नहीं मुझे डज। तो आप डांस एग्जैक्टली कौन से, क्या सीख रही थी? भरतनाट्यम सीख रही थी वैसे तो, विच इज अगेन बिग मूवमेंट्स एंड यू नो इट्स नो ऑल बट उससे लाइंस एंड एक खास कंट्रोल तो बॉडी पे कंट्रोल आ का। जाता है, जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हर एक्टर को, चाहे वो डांसर बने या ना बने, चाहे वो सिंगर बने या ना बने, उसको डांस और आवाज़ की ट्रेनिंग ज़रूर होनी, गाने की ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। बेसुरा हो, बुरी आवाज़ हो, फटा बांस हो, जो भी हो, लेकिन उसको डांस की और गाने की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूर होनी चाहिए कि वॉइस मॉड्यूलेशन जिस तरह आपको म्यूज़िक की ट्रेनिंग सिखाएगी, वो कुछ नहीं, कोई अच्छा, और नहीं सिखाएगी। एक और बात है, जैसे आप वॉइस की बात कर रही हैं, जाहिर है वॉइस का स्टेज पे तो एक काम नॉर्मल से समझा जाता है वॉइस के हवाले से कि भाई थ्रो करनी है आवाज़, ऑडियंस तक पहुंच जाए। मगर क्या सिर्फ यही काम है वॉइस का स्टेज पर भी, और क्या सिर्फ, और टीवी के लिए कहते हैं यार नेचुरल बोलना है, वैसे बस बोलो उससे काम चल जाएगा, तो क्या वो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है? क्या नहीं होती, क्या रह जाता है? क्या रह जाता है अगर अगर यही समझ लें कि हाँ काम वॉइस का बस यही है। कि मेरा एक्सप्रेशन पहुंच जाए वहां तक। एक ही पिच पे, एक ही पिच पे अलग अलग एक्सप्रेशन निकालना भी आवाज से बहुत बड़ा काम है। जब आप उस पिच से अगर मुराद आपकी नोट की बात करें या वॉल्यूम की बात करें? दोनों, दोनों, ओके। नोट भी और वॉल्यूम भी, अगर आप
ने काफी रियाजत नहीं की हुई तो उस वॉल्यूम पे एक्सप्रेशन निकालना भी मजाक बात नहीं होगी। ताकत लगती है उसमें, इतना ऊंचा बोलने में ताकत लगती है, फेफड़े चाहिए उसके लिए, बिल्कुल। ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहिए उसके लिए। तो देखने में जो चीज़ बहुत नेचुरल लगती है ना, वो उतनी ही रियाजत से पैदा होती है। मेरा ऐसा मानना है कि नथिंग इन एक्टिंग इज स्पॉन्टेनियस, इट्स ऑल रिहर्स्ड, इट्स ओनली योर years of practice that will make it look that natural. सही। It's how you have learned to use your body and your organs, your lungs, your legs, your hands, your eyes, even your tongue, your diction. सही। जब हम वर्कशॉप करते हैं और हम कहते हैं ढ ढ ढ ढ, लोग कहते हैं क्यों करा रहे हो ये, क्यों? जब पता चलता है जब उस पिच पे बोलना होता है और उस वॉल्यूम पे बोलना होता है। सही। जब मुझे गुस्से का इजहार करना है उस वॉल्यूम पे, तब मुझे समझ में आता है कि मेरी आवाज़, मेरी ज़बान, मेरे दांत, मेरे पूरे फेशियल मसल्स मेरे बोलने में क्या रोल प्ले करते हैं। और जब यही मुझे पूरा उलट करना है, जब मुझे आवाज़ को यहाँ लाना है मगर एक्सप्रेशन भी रखना है, फोर्स भी रखनी है, मेरी आवाज़ के वॉल्यूम कम होने से उसमें से जान नहीं निकल सकती। All that requires the same kind of practice. सही। तो वो years and years, अब ये बहुत ही टेक्निकल बात है, मुझे नहीं पता किसी को इससे कोई दिलचस्पी मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और इसीलिए और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। मैं बार बार कहती हूँ आप तो जानते हैं, लेकिन बाजार आपके लिए तो नहीं कह रही। नहीं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं, हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज मैं नहीं जानता हूँ, आप बोलें प्लीज नहीं, प्लीज। जैसे रीडिंग है, रीडिंग जैसे आप जो रीडिंग्स करते हैं उसकी वेरिएशन आती ही सिर्फ आपके वॉइस कंट्रोल से है। और वॉइस कंट्रोल कहने की बात है, मैं एक्चुअली अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन और कंट्रोल के लिए टेलीविज़न पे काम करने के लिए मैं रेडियो गई थी, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं पिच नहीं कंट्रोल करना ये जानती। किस्सा तो रह ही गया कि रेडियो आप कब गई और कैसे गई। रेडियो मैं खुद गई, हाँ, मैंने ये ऑडिशन किस दिया। वक्त गई आप? दिस वाज आफ्टर सितारा और मेहरुन्निसा। अच्छा। जब मैंने टीवी पे अपनी आवाज़ सुनी मुझे जहर लगी, बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो एक तो आई वाज जस्ट 20 years old और सम ऑड years old, तो एक वो बहुत ही अजीब सी गर्लिश सी आवाज़ नहीं होती जो ना 3 में ना 13 में टाइप होती है। और फिर वो लड़की भी ऐसी थी डाडी सी एंड यू नो, तो वो मुझे आवाज़ अपनी इतनी बुरी लगी, मैंने कहा ये क्या है। और उस परफॉर्मेंस के दौरान मुझे ये भी महसूस हुआ कि अच्छा है, नहीं मेरा कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। फिर एज, जब मैंने एज करना है, क्योंकि वो पहले स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, फिर फिर वो उसके बाद वो एज हो जाती है आगे की। एक्सपीरियंस लॉयर बन जाती है, तो मेरी आवाज़ में तब्दीली नहीं आई और मुझे बहुत कोफ्त हुई इस बात से। सो आई वेंट टू रेडियो। अच्छा, ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी मुझे। अब आप कहेंगे कितनी लंबी कहानी, कितने 6 घंटे का इंटरव्यू है हमारा। आई डोंट नो, मैं तो अभी कंटिन्यू करें, बाकी वो एडिट करना चाहेंगे बाद में कर काट लेंगे देंगे, हम कितना कुछ हम एडिट करेंगे। मुझे रेडियो पे जाने का शौक यूं था कि थियोसॉफिकल हॉल है सॉरी, रेडियो इसको पाकिस्तान। 2 हिस्सों में भी ऑन एयर कर सकते हैं आप चाहें तो। एक एपिसोड आज कर दिया और एक एपिसोड मतलब बाद में शेयर कर दिया। हाँ, लेकिन ठीक। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपसे इस वक्त गुफ्तगू में, तो मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा। थियोसॉफिकल हॉल है रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऑपोजिट। वहाँ जब मैं साथी बाड़ा संगत के साथ काम करती थी स्कूल में, तो वहाँ हम कुछ प्रोग्राम्स किया करते थे। जब सब प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हम दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आ जाओ, बैनर वैनर समेट लो, आ जाओ, तो मैं सीढ़ियों पे बैठी थी, सामने मुझे रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग नज़र आ रही थी। इट वाज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। और मैं वहाँ बैठकर मैं सोच रही थी कि यार यहाँ कभी अंदर जाना चाहिए। पता नहीं, जाने तो अंदर जाने तो देते नहीं थे, यू नो, आपको अंदर से कोई बुलाएगा तो फिर आपको जाना। तो मैंने कहा यार क्या हम तो कभी जा ही नहीं सकेंगे। आपस में बात कर रहे, तो मैंने कहा भी यार क्या खूबसूरत बिल्डिंग, इट वुड कॉल टू यू, यू नो, इतनी उसकी उम्र थी, उस इमारत की उम्र जी इतनी जी। थी कि दिल चाहता था आप एकदम उसको छू के देखें। सामने उसके पुराने बरगद के दरख्त हैं, उसके ना। मैं सोचा करती थी कि जब जिस ज़माने में यहाँ टमटम चला करती होगी, तो क्या खाली रहता सड़क हो, होती होगी, हाँ। बरगद के दरख्त, तो क्या लगती होगी वो बिल्डिंग। वाकई। बस ऐसे कुछ नशा सा था मुझे। तो मुझे ये हुआ कि मैं कैसे जाऊंगी रेडियो। जब सितारा और मेहरुन्निसा किया, ये मुझे था पता कि ये ट्रेनिंग मुझे रेडियो से मिलेगी। मुझे नहीं पता कैसे पता था, लेकिन मुझे पता था कि ये ट्रेनिंग मुझे रेडियो से मिलेगी।
तो मैं रेडियो के दरवाजे पे गई, मैंने उनसे कहा कि जी मुझे अंदर जाना है, ऑडिशन देना है। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। उस ज़माने में सितारा मेरे साथ वाज अ बिग थिंग। तो हमने उन्होंने कहा हाँ हाँ जाइए, कैसी हैं आप, ठीक है बेटे? हाँ मैंने कहा ठीक। मैं कही तो कोई मसला ही नहीं था। ये तो सही। उन्होंने मुझे जाने दिया। अब मैं वहाँ खड़ी देख रही हूँ, उफ अमेजिंग बिल्डिंग, सामने जो मेन बिल्डिंग थी, मगर साथ ही उसके बैरिक्स थे जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह बैठा करते थे। तो मैंने निकलते हुए देखा नीलूफर अब्बासी को वहाँ से बैरिक्स में से, ना लाइक फिर उनके पीछे काजी वाजिद निकले ना, मतलब काजी अंकल मुझे जानते थे आहट से। सही सही। तो उन्होंने कहा अरे तुम यहाँ क्या कर, मैंने कहा वो मुझे ऑडिशन देने का नमकुल लड़की ऑडिशन में, वहाँ पे इकबाल जाफरी साहब है उनके पास जाओ। मैंने कहा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुद ले गए मुझे, क्योंकि भाई ये लड़की ऑडिशन देगी कह के चले गए। तो इकबाल साहब ने ऐसे करके मुझे देखा और बिल्कुल मुझे पता नहीं, मैं उनको हमेशा कहती थी कि आपको देख के मुझे अपने नाना अब्बा याद आते हैं। तो उन्होंने चश्मे में से ऐसे करके मुझे देखा कि नहीं, मैं कहा सर वो ऑडिशन, कहेंगे आ जाओ, इशारा किया, मैं अंदर चली गई। कहेंगे मैंने कहा वो सर ड्रामा करना चाहते हैं, बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा सर ड्रामा करना चाहते हैं। सर वो ऑडिशन हो गया, स्क्रिप्ट दे दो। तो ऐसे मैंने कहा ये तो इतना आसान था और मुझे इतने साल लग गए, लेकिन एक्चुअली तो आसान नहीं था। इट वाज ओनली बिकॉज साल लगे कई तभी साल, इसी वजह से हुआ। दिहाई तकरीबन लगी थे कि वो। तो उन्होंने मुझे मेरा पहला स्क्रिप्ट जब दिया, तो वो खेल का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे, क्योंकि मेरा ख्याल है खेल मेरे लिए सबसे अनइम्पोर्टेंट था। मैं तो उस जादू को देख रही थी जो हो रहा था। उसमें शकील साहब थे, साहब कहूँगी तो बहुत नाराज़ होते हैं, शकील अंकल थे, और काजी वाजिद साहब थे। तो और काजी अंकल ना एक बड़ी सी मुर्गी के जैसे थे, वो सारे बच्चों को ना अपने परों में ऐसे करके छुपा लेते थे। और मैं तो उनका बहुत ही स्पेशल बच्चा थी। बहुत आहट में भी बहुत मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो जब हम स्टूडियो में गए भाई साहब, वो तो अलग ही जादू है। यू नो ऑल द फॉली इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। आप जो उधर रिहर्सल करके आए थे, वो तो इधर आके भूल भुला जाती थी मैं। इतना वो इयर्स ऑफ थिएटर एंड 2 टेलीविजन सीरियल्स बिहाइंड यू, मैं ऐसे हो गई थी कि सब कुछ। अच्छा फिर एक रिहर्सल होती थी, फिर उसके बाद आप लाइव जाते थे, सही। और लाइव ही जाते थे। अच्छा। फिर बाद में मैंने रिकॉर्डेड भी किया, वो अपना पहला प्ले मैंने लाइव किया था। ओह अभी भी मैं कह रही हूँ ना, मतलब लाइव फोलीज के साथ, मतलब कदमों एवरीथिंग, की आवाज आ रही है, दरवाजा खुलने की आवाज, और सब कुछ लाइव। वाह। और डिस्टेंसिंग, माइक बीच में टंगा हुआ था। काजी अंकल थे, शकील अंकल थे, मैं थी, और एक खातून और थी, कौन मुझे याद नहीं है। और वो दूर से आना जाना, आवाज़ देना, खिड़की खोलना, कोऑर्डिनेशन यार बिटवीन इतने मोटे मोटे 2 ग्लासेस के बीच में कोऑर्डिनेशन, वाह। एक्टर वाह। के साथ, इंजीनियर्स की, एंड उफ इट वाज मैजिकल। सो आई फेल इन लव विथ रेडियो। उसके बाद खैर वो तहस नहस ही हो गया पूरा सिस्टम, अफसोस सही। है मुझे इसका बहुत। लेकिन कभी मौका मिलेगा ना, हम लोग करेंगे। ऑडियो प्लेस करेंगे ये मौका जल्द मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, एक जल्दी से मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस एक्टिंग के क्राफ्ट के हवाले से कुछ बात चल ही रही है, तो एक मतलब एक बात उमूमन ये जैसे कही जाती है कि थिएटर में आप अदाकारी जब कर रहे होते हैं तो ज़रा एग्जैजरेटेड अदाकारी होती है, और जब आप टेलीविज़न के लिए या स्क्रीन के लिए करते हैं तो वो ज़रा उसमें रियलिज़म ज़्यादा आता है। ये इस तरह से बात करना आपके ख्याल में दुरुस्त है? नहीं नहीं हाँ नहीं, ये आई थिंक अपनी आसानी के लिए करते हैं कि तो डिपेंड करता है कि आप किस, व्हाट इज द इंटायर, आपने आपने कौन सा स्टाइल चुना है पूरे पूरे नैरेटिव के लिए, सही। ये तो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूं कि क्या जब आपको पता होता है कि ये शॉट क्लोज़अप में आएगा, शायद एक्सट्रीम क्लोज़अप में आएगा जिसमें आपका सिर्फ चेहरा दिख रहा हो, और शायद वही सीन जो है उसी का शॉट लॉन्ग शॉट में आएगा, तो कुछ परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है कि बिल्कुल भी नहीं आता? अच्छा हर एक्टर की अपनी टेक्निक होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आपका पूछना हाँ, चाह रहा हूँ। मैं क्योंकि थिएटर की ट्रेनिंग, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपनी एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये मैं लॉन्ग शॉट में देने का मुझे फ़ायदा क्या है।
ठीक है, उनको ऐसा ही लगता होगा, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंप्लीट एक्सप्रेशन देते हैं ना, तो डिस्टेंस से भी, क्योंकि थिएटर की आदत है, डिस्टेंस से भी शॉट में नजर आता है कि आपने यहाँ, लेकिन उनको ही पता होता है ये तो या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा। तो मैं दोनों में पूरी पूरी इतनी परफॉर्मेंस क्यों करूँ? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स डिफिकल्ट हो सकते हैं। मसलन कोई आपने एक स्पेशल बॉडी लैंग्वेज दी हुई है, स्पेसिफिक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बार बार उसको रिपीट करना शायद मुश्किल हो। और टेक्निक का एडवांटेज कुछ लोग समझते हैं कि फिर वरना टेक्निक का एडवांटेज क्या है, फिर थिएटर करो, यू नो। तो वो आई थिंक मुझे उसमें कोई, नहीं, मैं I'm इस not हवाले से नहीं prejudiced मेरा about it. मेरा इस हवाले से सवाल नहीं था कि लॉन्ग शॉट में कितनी एनर्जी एज एन एक्टर डाली जाए। मेरा सवाल ये था कि क्या लॉन्ग शॉट के लिए एक और किस्म का एक्सप्रेशन दरकार होता है या नहीं? नहीं नहीं, आप नहीं नहीं समझते? नहीं, क्योंकि कैमरा और यही फर्क है। कैमरा कितना भी दूर हो, लेकिन वो आपको एक स्पेसिफिक ही डिस्टेंस दिखा रहा है, नहीं ज़रूरत है आप, ये बात मेरा ख्याल। मैं इसलिए रहा हूँ कि मुझे एक बार कहानी सुनानी थी तो मेरे पास सिर्फ 5 लोग आके बैठ गए। तो मैंने जब कहानी सुनाना शुरू की तो मुझे लगा यार ये जिस तरह आमतौर पे मैं कहानी सुनाता हूँ वैसे सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 5 ही लोग हैं, तो जो चीज़ मुझे पहुँचानी है वो तो बहुत थोड़े से भी पहुँच जाएगी, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ बाकी। तो क्या आपके लेकिन ख्याल में इससे कुछ ये क्यों होता है, या मतलब नंबर ऑफ पीपल वाचिंग यू, डज इट मेक अ डिफरेंस एट ऑल और नो? नो, नो। but this depends on the actor. It doesn't make a difference to me. It can make, जैसे एक प्ले मैंने किया उसमें जो मेरी एंड साथी फॉर अदा करती एग्जांपल हैं। व्हाट इफ यू वर टेलिंग अ स्टोरी? आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक फिर हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हाँ, सही, फिर हाँ हम सही है, ठीक अलग अलग बातें है। ओके, आई करेंगे। गॉट योर आंसर। आई थिंक ठीक है। फटाफट मैं जो आपने आहट की कहानी सुनाई नहीं, अगर आप चाहें तो जल्दी से सुना दें, फिर नहीं, उसके बाद मैं आहट आगे बढ़ आहट जाऊँगा। जब मुझे ऑफर किया गया था, तो मैं उस वक्त एनटीएम के अनाउंसमेंट्स कर रही थी। 11 महीने हो गए थे मुझे, और इस बीच में मैं एक स्ट्राइक भी करवा चुकी थी एनटीएम में ऑलरेडी। तो मैं ऑलरेडी वहाँ से काफ़ी स्विच हो गई थी सही। क्योंकि वो तनख्वाह टाइम पे नहीं देते थे और मुझे तो इंटरेस्ट ही सिर्फ इस बात से था। लेकिन उससे एक और ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी, स्टैटिक बैठकर ऐसे बोलने की, सिर्फ कैमरे के साथ। बाद में जो मुझे बहुत काम आई, बिकॉज मैंने फिर बाद में बहुत शोज होस्ट किए जिसमें आपको सिर्फ कैमरे से बात करनी है, इसलिए मुझे अब कैमरे से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स लाइक वही जो आप कह रहे हैं ना कि इट्स एक्चुअली इन योर हेड ऑल्सो। दैट कैमरा कैन बिकम 10,000 पीपल फॉर मी, दैट कैमरा कैन बिकम यू, or that camera cannot exist at all. It's not existing for me right now. I'm just talking to you. तो उसमें उन्होंने कहा कि जब मुझे सायरा ने बुलाया तो मैंने कहा अच्छा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने तपिश किया हुआ था उनके साथ। उन्होंने कहा मुझे एक्टर वैक्टर नहीं चाहिए इसमें, मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो इस प्रॉब्लम को समझेगी। मैं तुम्हें इसलिए कास्ट नहीं करी हूँ कि तुम कोई बहुत टॉप एक्टर हो, मुझे नहीं पता तुम कर पाओगी या नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस मौजू को समझेगा, which was family planning and the psychological effects of it, how it affects the relationships, the children. And I was again some 19 years old. मैंने उनको कहा कि अच्छा, उन्होंने मुझे पूरी सब एक्सप्लेन किया कि हम फैमिली प्लानिंग पे बात करेंगे, और मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके डन। कहेंगी तुम करोगी? कह रहे इसका बैकलैश भी आ सकता है। मैं कहा हाँ मैं बैकलैश से क्या था? तो मैंने कहा हाँ नहीं ठीक है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं ख़वातीन की ट्रेड यूनियंस में ख़वातीन को भी देख रही थी, अंजुमन तरक्की पसंद ख़वातीन की भी मीटिंग्स में जा रही थी, है ना, तो काफ़ी सारे मामला मैं ऑलरेडी समझती थी। ऑन अ वेरी टेक्निकल इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड ideological level, when you start playing it, when you start playing the woman that you have heard speak several times, it's a completely different ball game. I do not expect anybody to understand what an actor feels. I hate Rabia with a vengeance. Sania hates Rabia because Sania would have told her, would have slapped her across the face and would have told her to get up and do something about it. But that's not how. ये नहीं है मेरे पास privilege as an actor.
मुझे उस सफोकेशन में रहना है उतनी देर, जब सानिया रबिया को कहे जा रही है कि कुछ करती, यहाँ तो ये कर सकती थी, यहाँ तो उफ उफ उफ, इट वाज अ कांस्टेंट लॉन्ग उफ। और फिर उसके बाद बिकॉज मैंने कभी सीरियल तो नहीं किया था, इतनी इन डेप्थ कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएशन थिएटर में उस तरह तो नहीं, क्योंकि उस वक्त तक तो मैं यंग बच्चों के ही रोल्स कर रही थी ना। वो एक बिल्कुल मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एज अ लर्निंग थी एज एन एक्टर। हाउ डू यू गिव योर सेल्फ इन टू अ कैरेक्टर, हाउ मच, how do you save the rest of yourself, how do you not let Sanya speak to Rabia all the time, how do you let Rabia be, Rabia is a different person, Sanya is not Rabia. Over the period, were you able to understand more of Rabia, like why she was not doing what you would have done? Yes. Yes. The reasons And I behind. think and I think a lot of it had to do with my silence. I was off now when I look back in retrospect, I was awfully silent during Ahat. इसीलिए सितारा और मेहरुनिसा जो था ना, it came like a savior for me, because मेहरुनिसा was me. Yeah. मेहरुनिसा was like, let's do this, kick some ass, you know, ये इसको उठाओ पटको, you know, whatever. It was just, Same. she was all action. But I was so quiet during Rabia, and I think that helped me understand her more also, and the process. It helped me understand the process. और वो बहुत तकलीफदेह काम था, because you're alone. Most actors are alone when they're trying to get this. फिर उसमें टेक्निकलिटीज थी बहुत, मेरे बच्चे तो नहीं थे, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मुझे मेरा कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, मुझे हर बात को एक बिल्कुल अलग लेवल पे समझने की ज़रूरत पड़ रही थी। मैं लियाकत नेशनल में मैटरनिटी वार्ड के सामने जाके बैठ जाती थी, लेबर रूम में आते जाते हुए औरतों को देखती थी, उनकी बातें सुनती थी, और वो बहुत सारी तरह से मुझे अफेक्ट कर रही थी। एक तो वो मुझे गुस्सा भी दिला रही थी कि क्या हालत है हमारी, हम कहाँ, हम क्या है ये, you know, for a 19-year-old it And was a lot. you would go to maternity wards yourself as a Yeah, as a I would as go a and sit there research kind alone, of for alone. your work. हाँ, अच्छा, I don't like working with too much going in my ear. मैं पहले अपना स्टॉक जमा करना चाहती हूँ, and I think I learned this during art also, because इसमें इतनी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, तो मैं पहले उनको पढ़ती थी, फिर मैं उनको देखती थी, फिर मुझे सायरा बताती थी, फिर मुझे सलमान बताता था क्योंकि वो डॉक्टर है, फिर सलमान की बीवी भी मुझे बताती थी, उनसे भी पूछ लेती थी जब वो आती थी कि ये कैसे, बिकॉज शी जस्ट हैड अ चाइल्ड। तो अ लॉट, आर्ट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सही प्रोसेस। में बस जहाँ तक आपके रेडियो के सफ़र तक की बात हुई, आपके दस्तक का सफ़र की बात हुई, जन नाट्य मंच के हवाले से भी हमने खासा कुछ डिस्कस किया। अभी बहुत कुछ डिस्कस, बहुत सारा कुछ डिस्कस करना, मेरे ज़ाती तौर पे तो मुझे क्राफ्ट के हवाले से भी कई सारे सवालात हैं जो कि एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट हु इज़ कमिटेड जो कि करने हैं, और कथा जो आपने आगे चल के थिएटर करना शुरू किया, जो आपने ओलोमो पोलो के साथ आजकल आप मुंसलिक हैं, उसका भी काम है, और बच्चों की स्टोरी टेलिंग और वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक ऐसा काम है जो कि जिसके लिए एक नशिस्त और हम रखेंगे। बिल्कुल रखें। फ़िलहाल आखिरी बातें करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो हम बात पहले कर रहे थे कि थिएटर की कमिटमेंट या थिएटर या एज एन आर्टिस्ट, आप क्या किस हवाले से देखती हैं एक आर्टिस्ट की कमिटमेंट से आपकी क्या मुराद है, और और पॉलिटिकल कमिटमेंट, या मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएं। सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, किसी भी इंसान का कोई नज़रिया होना तो ज़रूरी है ना, कोई पैराडाइम है जिसके रेफरेंस में आप चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, मसाइल को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने किरदार को इस दुनिया में देखते हैं, अपनी रेलेवेंस को देखते हैं, अपनी यूटिलिटी को देखते हैं। वो हर एक के लिए ज़रूरी है। आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो उस तक महदूद नहीं है, स्पिल हो रही है, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो अगर मेरी एक फ्री फ्लोटिंग सी आइडियोलॉजी है कि आज ये सही है, कल वो सही है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, आज मेरा इसमें फ़ायदा है तो ये ठीक है,
कल मेरा उसमें फ़ायदा है तो वो ठीक है, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है तो ये ठीक है। उससे होता ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे होता ये है कि आप एक ख़ास तरह का कोई नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाते, एक डायलॉग अपनी ऑडियंस के साथ नहीं बिल्ड कर पाते। मसलन अगर हम अपने खित्ते में देखें तो कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो 70s में एक आर्ट हाउस सिनेमा कह लीजिए, लेफ्ट की ज़रा ओरिएंटेशन थी उनकी, उन्होंने जो फिल्में बनाई, जिस तरह की कहानियाँ सुनाई, और उसमें जो अदाकार थे उन्होंने ख़ास तरह का डायलॉग बनाया था ऑडियंस के साथ, उनका परसेप्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट था ऑडियंस के लिए, और वो आज तक वैसे ही परसीव किए जाते हैं। अगर आज अचानक वो उठकर कोई उल्टी बात कहना शुरू कर दें तो उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि उस बात पे ही तो एतबार करके वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आपको ये इजाज़त दे रहे हैं। हर आर्टिस्ट को उसका व्यूअर, उसका रीडर, उसका सुनने वाला, उसको वक्त देने वाला विलिंगली आपको आपको ट्रस्ट कर रहा है कि आप जहाँ दिल चाहे ले जाएं उसे, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। हम सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं, तको-दो करते हैं अपने अपने आप को इमोशनली, साइकोलॉजिकली सिक्योर बनाने के। हमारे सारे रवैये, हमारे रिश्ते, हमारी जॉब्स इस बात पे मुनहसर होती हैं कि वो हमें सिक्योर करती हैं या नहीं, और अगर नहीं तो हम इंतशार का शिकार रहते हैं, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। कहाँ तो वो आपको विलिंगली लेंड कर रहा है, ये विंडो दे रहा है आपको कि ले चलो चलो, कहाँ लेके चलते हो। अगर आप खुद एक खोए हुए मुसाफिर हैं, और खोए हुए से मेरी मुराद वॉन्डरर होना नहीं है, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स गो लुक सर्च, तलाश में हैं आप, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बिल्कुल ही आप किसी बात, आपका कोई रेफरेंस नहीं, आपका कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, आप सोचने वाले आदमी ही नहीं है, आप अपने आप से या अपनी आइडियोलॉजी से या अपने जो फैसले आप कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, उनसे आप, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी सॉलिड नहीं है, तो आप उसको भी तो वैसे ही अफेक्ट कर देंगे ना, वैसे ही उसको आप you'll inflict that person also with this kind of क्या कहना चाहिए, free floating ideas. And I'm not saying there's anything wrong with it, but depends on what aspect. किस मामले में आप कितना, मसलन कुछ मामलात हैं जिनके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, मगर मुझे लगता है कि यार ये अब मैं ऐसा भी खेल कर दूं तो एक खेल ही तो है, मतलब उसमें मेरा किरदार ही तो, इससे क्या फ़र्क पड़ता, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो मुझ पर एतबार करके उसे देख रहा है, या मेरी पिछली लिखी हुई चीज़ों को या पिछली अदाकारी की हुई चीज़ों को देख कर उसका ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि यार ये जो कुछ कह रहा होगा ये कोई बात तो होगी, या मुझे नहीं जानता वो, लेकिन वो आया है देखने एक ख़ास माइंडसेट के साथ, एक ओपन माइंड के साथ, और मैं उसे कुछ भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं लेके जा रहा, वो सिर्फ हंस हंस के वहाँ से जा रहा है, या रो रो के वहाँ से जा रहा है, या वो वही सुन के जा रहा है जो वो तो पहले से जानता था, और ये कंफर्ट है उसका, यहीं तो वो रहना चाहता है। ये मेरी जॉब नहीं है कि मैं उसको वहीं रखूं जहाँ वो था, मेरा तो काम है मैं लेके उसको चली जाऊँ जंगल में। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे, एक बहुत पहले जियो पे एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें कुछ फिल्म के डायरेक्टर्स को मदऊ किया गया था, तो पाकिस्तानी फिल्म के डायरेक्टर्स के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा था, और तो उनमें से एक साहब ने कहा, भाई आप लोग क्या बात कर रहे हैं, हमने बड़ा काम किया है, और मतलब हमने भी जो अच्छा है उसको अच्छा दिखाया है और जो बुरा है उसको बुरा दिखाया है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा,
यही बातें हैं ना कि मैं रिजिडिटी की बात नहीं कर रही और मैं स्टेरियोटाइपिंग की भी बात नहीं कर रही। मैं वही बात कि जो मैं पहले से जानती हूँ कि ये अच्छा है और ये बुरा है, मैं सिर्फ उसी वक्त तोड़ पाऊंगी ये बिलीफ जब आप मुझ पर यकीन करना सीखेंगे। जब मैं कहूंगी कि यार कोई मसला नहीं है, ये ग्रे है, देखो अच्छा जरा सा यहाँ से देखो इतना अच्छा नहीं है, इसको जरा सा यहाँ से देखो तो इतना बुरा भी नहीं है ना? दैट इज माई जॉब। लेकिन वो एंगल मैं सिर्फ उस वक्त चेंज कर पाऊंगी जब मेरा अपना एक्सेस मजबूत है। तो मैंने अगर अपने आप को एजुकेट नहीं किया अबाउट द एंगल्स, what am I going to show you? I'm only going to show you what you are seeing right now from where you are. I'm also sitting where you are sitting. आर्टिस्ट क्रिएटिव आदमी का जॉब नहीं है कि वो वहाँ बैठा रहे जहाँ आप भी बैठे हैं। उसका काम है उठ के यहाँ भी बैठ के देखे, उठ के वहाँ भी बैठ के देखे, उठ के वहाँ भी बैठ के देखे, उसका काम है ये। और देखिए और तभी क्योंकि आप और चीज़ों में मसरूफ हैं, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, यू आर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी मे बी, you know, or you're creating automobiles, you're doing equally important jobs. It is my job to help you not get stuck, not become fearful, not to prepare you for change which is inevitable, which will happen, but to help you be in a state of mind where change is okay. You know, it will never end. On that note, It will never end. It will go तो on. ये हम इस कहानी को आपकी जर्नी को हम कंटिन्यू रखेंगे जब भी हमें वक्त मिला और हम जिंदा रहे और हाँ, कोरोना ने हमें नहीं खाया, हमें कोरोना तो ने हम नहीं ज़रूर- खाया, तो यार जिंदा सोबत बाकी। तो इंशाल्लाह फिर क्योंकि अभी बहुत कुछ आपसे जानना है, सवालात करने हैं, पूछनी है, हाँ, कई और सारे मैं काम के बहुत हवाले से। मोहतात होके बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ऐसी मुश्किल, क्योंकि वो जब हम आपस में बात करते हैं तो इतने वो टेक्निकल हो जाती है, तो मैं सोच के बोल रही हूँ कि मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रही, इसलिए कुछ गड़मट सी हो रही है, अजीब सी। आई होप कुछ समझ Doesn't में matter. आया हो। Thank you so much and thank you very much everyone for being there. शुक्रिया।